हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक नया टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का। जो स्टार्टिंग होती है वो यहीं से होती है। देखो इस एक्सपेरिमेंट को जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, न्यूटोनियन फिजिक्स थी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं कह सकते हम, क्लासिकल वेव थ्योरी, वो इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, क्लासिकल वेव थ्योरी वो इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसको एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांक हाइपोथेसिस। प्लांक हाइपोथेसिस के बेसिस पे इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया था। यहीं से हम मान सकते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका डेवलपमेंट हुआ। ये एक्सपेरिमेंट एक अलग रोल रखता है क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में। तो ये एक्सपेरिमेंट है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट ये एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये यहाँ से हमें कुछ अलग डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स मिलते हैं जिनको क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। लेकिन उनको जो आइंस्टीन ने फिर इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक हाइपोथेसिस। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट है क्या। देखो सबसे पहले हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट देखा था। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, कोई भी दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे अल्ट्रावायलेट रेज हम इंसिडेंट करवाते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इन दोनों इलेक्ट्रोड है इनके बीच में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कैसे किया? देखो हर्ट्ज ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था। भाई दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोड पे हम जो नेगेटिव हमारा कैथोड है उस पर यदि हम अल्ट्रावायलेट रेज है उनको इंसिडेंट करवाएं तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। अब इसको एक्सप्लेन किया गया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों होता है। इसको एक्सप्लेन किया गया भाई जब हम लाइट फॉल करवाते हैं किसी मेटल पे या इलेक्ट्रोड पे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंचते हैं, एनोड की तरफ पहुंचते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे एक स्पार्क होता है, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। इस बेसिस पे इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया गया। तो इसी इफेक्ट को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? बेसिकली कोई भी मेटल है हमारे पास, किसी भी मेटल पर हम लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, लाइट फॉल करवाएंगे जिसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, लाइट फॉल करवाएंगे जिसकी कुछ इंटेंसिटी होगी और जिसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इस फिनोमिना को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। किसी भी मेटल पर लाइट फॉल करवाते हैं, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वो लाइट होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसकी जो फ्रीक्वेंसी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए लाइट की, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उस फ्रीक्वेंसी पे मेटल पे जब लाइट फॉल होती है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं जिसे हम कहते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, तो ये फिनोमिना है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। इस फ्रीक्वेंसी में हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना है इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया। ठीक है, जो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो क्या था? देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे। पहले इस फिनोमिना को एक्सपेरिमेंटली हम मेजर करेंगे, वहाँ से जो रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट को हम जो क्लासिकल वेव थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्लासिकल वेव थ्योरी उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करती है। तो आइंस्टीन ने उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया था 1905 में ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो वो कौन कौन से रिजल्ट आए थे और ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारे पास एक सिंपल सा, मैं बता देता हूँ बेसिक, हमारे पास एक ट्यूब थी जो वैक्यूम है जिसके अंदर क्वार्ट्ज ट्यूब है। ठीक है, यहाँ से लाइट आराम से पास कर सकती है अंदर। ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास कैथोड है, और यहाँ से हमने एक बैटरी कनेक्ट की है और एक हमने एमीटर कनेक्ट किया है जहाँ से हम करंट को मेजर करेंगे। और यहाँ से हमने इस जो सर्किट है हमारा इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। एक एनोड है, कैथोड है। ठीक है, तो इस कैथोड पे हम लाइट फॉल करवा रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी है कुछ और कुछ इंटेंसिटी है। और ये जो फ्रीक्वेंसी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो का इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ये एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड किया गया। ठीक है, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, जो हम लाइट फॉल करवा रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या इक्वल होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विल एमिट, इलेक्ट्रॉन है विल एमिट।
एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया और यहाँ पे हम मेज़र क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेज़र कर रहे हैं करंट, इसके अंदर करंट मेज़र कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जब तक लाइट फॉल नहीं कर रही, जब तक लाइट फॉल नहीं कर रही इसके ऊपर हमारे पास में कोई करंट नहीं है, करंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, जैसे ही लाइट फॉल करना स्टार्ट करती है और लाइट की मान लो फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं लाइट, तो फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जिस फ्रीक्वेंसी पे इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और उस करंट फ्लो को हम मेज़र करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल क्या है यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में, क्या क्या वेरिएबल है, क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, लाइट की इंटेंसिटी वेरिएबल है, इंटेंसिटी को IN से लिख लो और करंट को हम I से लिख रहे हैं तो इंटेंसिटी को IN से लिख लिया। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास, वोल्टेज वेरिएबल है, जो हमारा वोल्टेज सोर्स है वो वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम V से लिख देते हैं वोल्टेज सोर्स, ये वेरिएबल क्वांटिटी। और यहाँ पे हम मेजर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेजर कर रहे हैं करंट, करंट मेजर कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, जब लाइट फॉल करते हैं तो लाइट की फ्रीक्वेंसी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे एनोड की ओर, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो एमीटर के अंदर हमें करंट शो होगा। ठीक है, वो करंट शो होगा, उस करंट को हम नोट करेंगे और ग्राफिकली हम वोल्टेज को यदि बढ़ाते जाएं तो उस करंट की वैल्यू कैसे चेंज होगी उसको हम मेजर करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली यदि हम वोल्टेज यहाँ से ये जो वेरिएबल वोल्टेज है इसको हम बढ़ाते जाएं तो करंट कैसे चेंज होगा सर्किट के अंदर उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो करंट का और हम वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करेंगे अलग अलग इंटेंसिटी के लिए। लाइट की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, मान लो लाइट की हमने फिक्स फ्रीक्वेंसी ले ली। सबसे पहला हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो एक्सपेरिमेंटली हमें क्या ग्राफ मिले, तो सबसे पहला हमें जो ग्राफ मिलेगा, हमने मान लो लाइट की फ्रीक्वेंसी फिक्स ले ली जो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। ठीक है, लाइट की एक फ्रीक्वेंसी म्यू है, लेकिन जो म्यू नोट से ज़्यादा है, म्यू नोट से ज़्यादा, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो हमें एक्सपेरिमेंटली जो करंट का ग्राफ मिला वोल्टेज के साथ वो कुछ इस टाइप का ग्राफ मिला हमें, इस टाइप का हमें ग्राफ मिला। यहाँ V = 0 है, वोल्टेज 0 है, यहाँ पे सैचुरेट, और जो लाइट की इंटेंसिटी है वो है IN1। IN1 मतलब फिक्स इंटेंसिटी मान ली हमने IN1, लाइट की फिक्स इंटेंसिटी है, उस फिक्स इंटेंसिटी और फिक्स फ्रीक्वेंसी है तो लाइट की इंटेंसिटी IN1 है। और यहाँ पे जो ग्राफ मिला हमें, देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, पहले वोल्टेज 0 थी, वोल्टेज 0 थी तो भी सर्किट में करंट था। क्यों था, क्योंकि जब लाइट यहाँ फॉल होगी इलेक्ट्रॉन निकले, वो उनके पास ऑलरेडी एक काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, ऑलरेडी एक काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, ऑलरेडी एक काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से वो अपने आप मूव कर रही। वोल्टेज अप्लाई करने से काइनेटिक एनर्जी उनकी, जैसे ही वोल्टेज हम बढ़ाएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ाएंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू बढ़ेगी। फिक्स इंटेंसिटी के लिए करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। फिक्स इंटेंसिटी के लिए यदि हमारे पास इंटेंसिटी फिक्स है तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी एक वोल्टेज पर। जो करंट की वैल्यू है वो एक वोल्टेज पे सैचुरेट हो जाएगी। फिर हमने मान लो इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी, लाइट की इंटेंसिटी IN2 कर दी विच इज़ ग्रेटर देन IN1। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा दी तो हमें जो ग्राफ मिल रहा है वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, IN2। अब यहाँ पे जो सैचुरेशन है वो थोड़ा सा बाद में आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। यहाँ पे जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है वो थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ एक्सप्लेन करता है इंटेंसिटी बढ़ाने से जो कांस्टेंट मैक्सिमम करंट है सर्किट के अंदर वो बढ़ जाता है। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने से। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम क्लासिकल फिजिक्स से और क्वांटम मैकेनिक्स से। क्लासिकल फिजिक्स क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई वो भी हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, और ये जो पीछे वाला ग्राफ है यहाँ पे, यदि हम वोल्टेज को रिवर्स कर दें, देखो ये काम हम एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं, ये कंप्लीट हम एक्सपेरिमेंटली ये कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट जब हम अलग अलग जो वेरिएबल है उनकी अलग अलग वैल्यू चेंज करके इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करें। यदि हम बैटरी को रिवर्स कर दें, बैटरी को रिवर्स कर दें, रिवर्स करने से ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, एक नेगेटिव बन जाएगा, एक पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे
यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे जीरो काइनेटिक एनर्जी पे, जीरो पोटेंशियल पे भी जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे जिनके पास ऑलरेडी एक काइनेटिक एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रॉन अब रिपेल होंगे, वो इलेक्ट्रॉन अब रिपेल होंगे। जैसे जैसे हम पोटेंशियल को नेगेटिव की वैल्यू में बढ़ाते जाएंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। तो एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, यदि उसी इलेक्ट्रॉन को हमने रोक दिया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जिनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसकी सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उस इलेक्ट्रॉन को हमने रोक दिया तो सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा। तो जिस पोटेंशियल पे सर्किट में करंट जीरो होगा उससे हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये पोटेंशियल होगा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी जिस इलेक्ट्रॉन की, उस इलेक्ट्रॉन को हमने रोक दिया यहाँ पे, तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, वहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हो भाई अलग अलग इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की सेम वैल्यू मिलती है। हम इंटेंसिटी को और बढ़ा दें तो भी हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है, इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, सैचुरेशन वैल्यू है, वो तो बढ़ती जाएगी लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है विच डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको रोक रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल एक एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन को रिवर्स डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी से, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, उनको एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। वो कितनी एनर्जी है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी एनर्जी देगा? ई वी नोट, और किसके इक्वल है वो? हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? हाफ एम बाई ई वी स्क्वायर मैक्सिमम। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। या हम कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी है। ठीक है, तो अलग अलग इंटेंसिटी पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है हमारे पास। स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास ये रिलेशन है। ठीक है, एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है अलग अलग इंटेंसिटी पे, मतलब इंटेंसिटी में चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ये भी हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, तो एक ग्राफ ये हमने प्लॉट किया एक्सपेरिमेंटली। अब हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी को फिक्स रखते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। हम फ्रीक्वेंसी की अलग अलग वैल्यूज़ को हम लेते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं उसको हम ड्रॉ करते हैं। देखो, हमने इंटेंसिटी को फिक्स रख लिया, इंटेंसिटी को हमने एक फिक्स रख लिया, फिक्स इंटेंसिटी है हमारे पास। तो करंट की सैचुरेशन वैल्यू फिक्स होगी हमारे पास, और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो हमारे पास जो ग्राफ आएंगे वो इस टाइप से अलग अलग, मतलब हमारे पास जो μ1 फ्रीक्वेंसी है, μ2 फ्रीक्वेंसी है, μ3 फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो इनके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमें अलग अलग मिला। ये ग्राफ मिला, ये हमारे पास है करंट और ये हमारे पास है, इसको ऐसे बना लो थोड़ा सा, ये हमारे पास है वोल्टेज। तो ऐसा भी बना सकते हो तुम, करंट और वोल्टेज ऐसा भी बना सकते हो। फिक्स करंट के लिए, फिक्स करंट के लिए हमारे पास अलग अलग वोल्टेज V01, V02, V03, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए μ1 फ्रीक्वेंसी है, μ2 फ्रीक्वेंसी है, μ3 फ्रीक्वेंसी है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, मान लो लाइट की फ्रीक्वेंसी पहले μ1 थी और हमने वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में लगा रखी थी,
तो इलेक्ट्रॉन जो करंट, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब करंट जीरो हो जाता है, तो करंट जीरो हो गया था V01 पे। अब हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, थोड़ी सी बढ़ाई, तो हमें अब करंट की वैल्यू जीरो हो रही है V02 पे। लाइट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, अब करंट की वैल्यू जीरो हो रही है V03 पे। तो ये दो रिजल्ट थे, ठीक है, ये दो हमने रिजल्ट नोट किए। अब यहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो स्टॉपिंग, एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यू है। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है इट डिपेंड अपॉन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, ठीक है। ये दो एक्सपेरिमेंटल इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास क्या रिजल्ट है। यदि वोल्टेज को हम पॉजिटिव रखते हैं, इंटेंसिटी की वैल्यू फिक्स रखते हैं, तो एक टाइम पे करंट की वैल्यू सैचुरेट हो जाती है, ठीक है। फिर इंटेंसिटी को थोड़े से बढ़ाते हैं, जो सैचुरेशन है वो थोड़ा सा मैक्सिमम करंट की वैल्यू जो वो थोड़ी सी ऊपर आती है। फिर हम इंटेंसिटी को और बढ़ा देते हैं, तो जो करंट की सैचुरेशन वैल्यू वो थोड़ी सी और जंप कर जाती है। लेकिन सभी इंटेंसिटी के लिए जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम होगा। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन की करंट की वैल्यू जीरो, मतलब सर्किट के अंदर ऐसा कौन सा पोटेंशियल है जिस पे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू जीरो, वो वैल्यू इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी से, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है। लेकिन हमारे पास यदि फ्रीक्वेंसी हम चेंज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना कि इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी पे। और सेकंड रिजल्ट एक ये था, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। जो हमने देखा था एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, जिस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे। अब क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती है, क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती है उसको समझते हैं। क्या वो इन पॉइंट को एक्सप्लेन करती है या नहीं करती है। देखो क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती है, जो इलेक्ट्रॉन की जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी है, इसको नोट कर लेना। क्लासिकल वेव थ्योरी जो सबसे पहला पॉइंट है क्लासिकल वेव थ्योरी का, वो ये कहती है, जो क्लासिकल वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने में क्यों असफल हुई, ये एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाई इसको। सबसे पहला पॉइंट ये है, क्लासिकल वेव थ्योरी कहती है जो लाइट की इंटेंसिटी है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जो लाइट की इंटेंसिटी है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये हमें पता है। और जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है इस लाइट की इंटेंसिटी की वजह से, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, ई नॉट। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ने से फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा। फोर्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन पे काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती है हमें, क्लासिकल वेव थ्योरी, क्योंकि वेव की इक्वेशन है ना ये E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी, ये वेव थ्योरी। यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, बट कुछ अलग ही रिजल्ट मिले हमें, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स है वो, क्लासिकल वेव थ्योरी यहाँ फेल हो जाती है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सेकंड पॉइंट कौन सा था जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्लासिकल वेव थ्योरी। सेकंड पॉइंट ये था कि क्लासिकल वेव थ्योरी ये कहती है भाई लाइट की फ्रिक्वेंसी चाहे कुछ भी हो, कोई भी लाइट की फ्रिक्वेंसी हो, जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है मेटल से वो इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एमिशन विल ओनली डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट whatever will be the frequency।
क्लासिकल वेव थ्योरी ये कहती है जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे किसी भी मेटल से वो सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड, इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों का एमिशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो, चाहे फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे ही करेंगे यदि एक फिक्स इंटेंसिटी से हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है इंटेंसिटी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया भाई इंटेंसिटी कितनी भी ज़्यादा है, इंटेंसिटी कितनी भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन तब तक नहीं होता जब उसकी लाइट की फ्रिक्वेंसी एक फिक्स फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा ना हो, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कह देते हैं। ठीक है, ये हम कैलकुलेट भी करेंगे, आइंस्टीन ने इसको कैलकुलेट भी किया था थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को। ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसे क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है फ्रिक्वेंसी का रोल नहीं है, फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो। वेव थ्योरी ये कहती है फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसका इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों का एमिशन है वो उस इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, फ्रिक्वेंसी पे कोई डिपेंडेंस नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड था जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। थर्ड हमारे पास एक रिजल्ट और था जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है भाई जब लाइट मेटल पे फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होती है। वेव में, क्लासिकल वेव थ्योरी में जो लाइट है उसमें जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि लाइट का कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी है 0 से मैक्सिमम तक वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। यदि ऐसा है तो जब लाइट इलेक्ट्रॉन पे फॉल करती है, मेटल पे फॉल करती है, तो वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में। देयर इज़ टाइम लैग, देयर इज़ टाइम लैग बिटवीन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में एक टाइम लगेगा, क्योंकि जो एनर्जी है कंटिन्यूस है। इलेक्ट्रॉन मेटल अब्जॉर्ब करेगा उस एनर्जी को, 0 से मैक्सिमम तक एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, कोई एक फिक्स अमाउंट एनर्जी नहीं है, 0 से मैक्सिमम कंटिन्यूस एनर्जी है। तो एनर्जी को अब्जॉर्ब होने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया भाई देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द फॉलिंग ऑफ लाइट। जैसे ही लाइट फॉल हुई तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो ये तीन पॉइंट थे जिन्हें क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी कहती है इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, और यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का केस है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, हर एक फ्रीक्वेंसी पर जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे पर्याप्त इंटेंसिटी है तो। और तीसरा टाइम लैग, इन तीनों को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं करती। तो अब आइंस्टीन ने इनको कैसे एक्सप्लेन किया और आइंस्टीन ने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या दिया वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखो, आइंस्टीन ने इस फिनोमिना को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक हाइपोथेसिस। और प्लांक हाइपोथेसिस आई थिंक सभी ने पढ़ी है। प्लांक हाइपोथेसिस क्या है, जो लाइट है उसको पार्टिकल माना गया, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है, छोटे छोटे पार्टिकल। लाइट को वेव नहीं माना गया, पार्टिकल माना गया, छोटे छोटे फोटोन, उस पार्टिकल को नाम दिया गया फोटोन। मतलब जो लाइट है वो पैकेट की फॉर्म में है, जो एनर्जी है लाइट की वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। यहाँ लाइट की एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में थी, लेकिन फोटोन जो प्लांक था उसने हाइपोथेसिस दी भी जो लाइट है उसकी एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है। ठीक है, मतलब जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, कोई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो उसके बेसिस पे आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था 1905 में इस एक्सपेरिमेंट को, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक इक्वेशन दी थी जिसे हम कहते हैं, उस इक्वेशन का नाम था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, वो भी हम डिराइव करेंगे। और आइंस्टीन ने प्लांक के बेसिस पे, प्लांक हाइपोथेसिस के बेसिस पे इसको कैसे एक्सप्लेन किया वो भी हम समझते हैं। वो अब हम एक्सप्लेन करते हैं आइंस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक हाइपोथेसिस। देखो, प्लांक हाइपोथेसिस क्या है। प्लांक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइट है, प्लांक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइट है वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। मतलब हम ये कह सकते हैं जो लाइट है वो डिस्क्रीट, उसकी जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी है हमारी। ठीक है, लाइट की जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और एक पैकेट की जो एनर्जी पैकेट है इनको कहा गया फोटोन,
और एक पैकेट की जो एनर्जी है वो है एच म्यू। जो लाइट की टोटल एनर्जी है वो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू। एन की वैल्यू 0 1 2 3 4, म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एच प्लांक कांस्टेंट है, एच प्लांक कांस्टेंट है, म्यू एनर्जी, म्यू फ्रीक्वेंसी है लाइट की, और एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड या जूल पर सेकेंड, यही इसकी यूनिट होती है। हाँ, जूल पर सेकेंड या जूल इंटू सेकेंड। जूल फ्रीक्वेंसी की यूनिट है 1/सेकेंड, ये हो गई जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास एच की यूनिट होगी। तो ये हाइपोथेसिस दिया था प्लांक ने। तो इसके बेसिस पे आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। अब यहाँ पे जो लाइट की जो लाइट की एनर्जी है वो एच म्यू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे म्यू फ्रीक्वेंसी है। आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया था इस एक्सपेरिमेंट में। आइंस्टीन ने बताया था जब भी कोई लाइट है किसी मेटल पे फॉल करती है और लाइट की जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, पैकेट्स की फॉर्म में है, और एक पैकेट की जो एनर्जी है वो एच म्यू है। जब इलेक्ट्रॉन इस एच म्यू पैकेट को एब्जॉर्ब करता है, यदि इस पैकेट की एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। वर्क फंक्शन क्या होगा? वर्क फंक्शन एक ऐसी एनर्जी है, देखो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के अंदर फ्री है, इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के अंदर फ्री है और फ्री मूव कर सकते हैं मेटल के अंदर, लेकिन मेटल से बाहर नहीं आ सकते, वो बाउंडेड है। वैसे तो वो बाउंडेड है मेटल के अंदर, एक पोटेंशियल के अंदर है, ठीक है, वैसे वो फ्री है, मेटल के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन मेटल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि जो मेटल का पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से काफ़ी हाई है। ये मेटल का पोटेंशियल है, मान लो V0, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये, तो जो मेटल का पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से काफ़ी हाई है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकते। तो ये जो एनर्जी, ये जो डिफरेंस है V0 माइनस E, इसे हम कहेंगे वर्क फंक्शन, इसे हम कहेंगे वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। और ये मेटल, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन हो सकता है। अब जो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एच म्यू, जो पैकेट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यदि उस एच म्यू की एनर्जी उस वर्क फंक्शन से ज़्यादा है या इक्वल है, या ज़्यादा है या इक्वल है, तब इलेक्ट्रॉन उससे बाहर आ जाएंगे। मतलब जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो W/H से ज़्यादा है, और इसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे हम कहेंगे W/H को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लाइट की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तब इलेक्ट्रॉन है ईजिली मेटल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, या इक्वल है या ज़्यादा, इक्वल है तो बाहर आ जाएंगे, यदि ज़्यादा है तो कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में भी चला जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे पोटेंशियल 0 है तब भी करंट की कुछ वैल्यू होगी, जो हमने अभी ग्राफ प्लॉट किया था। यहाँ पे देखो, समझ आ रहा है? ये देखो, जब इलेक्ट्रॉन, हमने जो करंट का ग्राफ प्लॉट किया था वोल्टेज के साथ, कुछ इस टाइप का ग्राफ मिला था हमें। V=0 पे भी हमारे पास करंट था, कुछ एक करंट की वैल्यू थी। वो किस वजह से थी? यदि हमारे पास जो लाइट पैकेट की एनर्जी है वो एच म्यू से, वो वर्क फंक्शन से काफ़ी ज़्यादा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा एच म्यू माइनस W, वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के पास इनिशियली एक काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो मेटल से बाहर निकलेंगे, जब वो मेटल से बाहर निकलेंगे उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हमें पोटेंशियल की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपने आप ही मूव करेंगे, नोड की तरफ पहुँचेंगे, तो हमें एक ऑलरेडी एक करंट मिलेगा। इस करंट की वैल्यू भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आइंस्टीन ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया था, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का यहाँ से कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वर्क फंक्शन से लाइट की एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, और यहाँ से हम बता सकते हैं जो वर्क फंक्शन अपॉन H होगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, जो सेकंड पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करती है? एक्सपेरिमेंटली यही था ना, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क फंक्शन पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो ये लाइट जो हमने फॉल करवाई थी माइनस वर्क फंक्शन, ये किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के। और वर्क फंक्शन क्या है हमारे पास? वर्क फंक्शन हमारे पास क्या है? μ0। ठीक है, ये जो वर्क फंक्शन है हमारे पास वो है h μ0, वर्क फंक्शन को h μ0 लिख सकते हैं। μ0 है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? h म्यू माइनस μ0। μ0 है यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी W/H, और इसकी वैल्यू अलग अलग होगी हर एक मेटल के लिए, अलग अलग मेटल के लिए इसकी वैल्यू अलग। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को जो रोकने के लिए हमें चाहिए,
वह ई वी नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमने रिलेशन लिखा था हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू ई वी नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ई वी नोट एच म्यू माइनस एच म्यू नोट, तो वी नोट क्या आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। यदि हम इसमें ग्राफ प्लॉट करें वी नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड म्यू में, तो क्या ग्राफ आएगा हमारे पास, प्रोपोर्शनल है, ये इसकी स्लोप होगी एच बाई, और यहाँ पे एक इंटरसेप्ट होगा नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये ग्राफ आएगा। ये इंटरसेप्ट होगा हमारे पास एच म्यू नोट बाई ई, ये इंटरसेप्ट होगा, या ओमेगा बाई डब्ल्यू बाई ई भी कह सकते हैं, वर्क फंक्शन डिवाइड बाई ई, और ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी होगा, या इसकी जो स्लोप होगी वो होगी एच बाई ई, ये स्लोप होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हम बता सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक जो प्लांक हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग आइंस्टीन ने इसको फुली एक्सप्लेन कर दिया इस एक्सपेरिमेंट को। और तीसरा पॉइंट ये था हमारे पास, तीसरा पॉइंट था भाई टाइम लैग का। ठीक है, क्लासिकल वेव थ्योरी कहती है भाई टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में। ठीक है, लेकिन प्लांक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया भाई जब फोटोन है, जब इलेक्ट्रॉन है फोटोन को कम्प्लीटली अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। यहाँ पे जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, जो कंप्लीट पैकेट है उसको इलेक्ट्रॉन एकदम से अब्जॉर्ब कर लेगा और तुरंत बाहर आ जाएगा। वैसे नहीं है इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है, पहले कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब की, फिर कुछ की, फिर थोड़ी जीरो से मैक्सिमम तक एनर्जी अब्जॉर्ब की, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, एनर्जी पैकेट की फॉर्म में, कंप्लीट पैकेट को अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है एनर्जी पहले थोड़ी सी अब्जॉर्ब की, फिर और एनर्जी अब्जॉर्ब की, फिर और एनर्जी अब्जॉर्ब की, जैसे जैसे एनर्जी अब्जॉर्ब करता रहेगा इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी और एक पॉइंट पे इससे बाहर निकल जाएगा। ऐसा कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में है, पैकेटिक फॉर्म में। एक इलेक्ट्रॉन है तुरंत यदि उसकी एनर्जी से मैच करती है, डिफरेंस से वी नॉट माइनस ई से, तो तुरंत अब्जॉर्ब कर लेगा। यदि ज़्यादा है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी में भी वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब्जॉर्ब तो करेगा ही करेगा और कुछ वो काइनेटिक एनर्जी में भी चली जाएगी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वो भी लाइट की फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करेगी, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, प्लांक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है हमारे पास, लाइट की इंटेंसिटी होती है हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितने फोटोन, मान लो 100 फोटोन, एक यूनिट टाइम में 100 फोटोन इंसिडेंट हुए और उनकी फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से ज़्यादा है तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यदि लाइट की इंटेंसिटी मतलब जितने फोटोन इंसिडेंट हुए उसके प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, मान लो 200 फोटोन इंसिडेंट हुए तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए। यदि उनकी फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से ज़्यादा है तो यहाँ से 200 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे सर्किट में करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। सर्किट में जो करंट ये था फ्लो हो रहा था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये इंटेंसिटी बढ़ाने पे बढ़ती है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 100 फोटोन थे, यहाँ पे 200 फोटोन थे, यहाँ पे 300 फोटोन हो गए, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नंबर, जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं वो डिसाइड करेगी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सिर्फ ये डिसाइड करेगी इलेक्ट्रॉन कितने बाहर आ रहे हैं, बाकी इंटेंसिटी को और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी काम सारा फ्रीक्वेंसी करेगी, किस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है तो उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी है, ये सब चीज़ें काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तुम्हें एक इक्वेशन याद रखनी है, यही बस, आइंस्टीन इक्वेशन, इसे आइंस्टीन इक्वेशन कहेंगे हम।
वी नॉट इजक्वल टू एच म्यू बाई ई माइनस एच म्यू नॉट बाई ई। यहाँ पे एच म्यू नॉट वर्क फंक्शन है, इस पर प्रॉब्लम करेंगे तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा तुम्हें, डब्ल्यू बाई ई। और यही हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। यदि ई को हम हटा दें यहाँ से, ये काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसको क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सिमिलरली कॉम्पटन इफेक्ट भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको वेव थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इसको भी हम जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है उसके बेसिस पे ही हम एक्सप्लेन करेंगे, जो लाइट को पार्टिकल मान के ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइट को पार्टिकल मान के ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो हमारे पास बहुत सारे फिनोमिना हैं जिनको हम लाइट को पार्टिकल मान के ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, और कॉम्पटन इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। इन तीनों फिनोमिना को जब लाइट को हम पार्टिकल कंसिडर करते हैं, फोटोन की टर्म में कंसिडर करते हैं, तब हम इनको ईजिली एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, उनमें से एक कॉम्पटन इफेक्ट भी है। ठीक है, ये क्लासिकल वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया गया था। क्लासिकल वेव थ्योरी यदि लाइट को वेव माने तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यदि हम लाइट को पार्टिकल माने, ठीक है, जो प्लांक ने हाइपोथेसिस दिया था, वो जो लाइट है एनर्जी पैकेट की फॉर्म में है, पार्टिकल की फॉर्म में है, फोटोन पार्टिकल है, तो उसके बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो कॉम्पटन इफेक्ट था क्या, 1923 में 1923 में कॉम्पटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था, एक एक्सरे जो लाइट थी उसको फॉल किया था ग्रेफाइट क्रिस्टल पे। ठीक, ग्रेफाइट पे फॉल किया था, और जो हमारी स्कैटर्ड लाइट थी, ग्रेफाइट से जो लाइट स्कैटर्ड हुई, ठीक है, जो स्कैटर्ड लाइट थी ग्रेफाइट मटेरियल, इससे जो लाइट स्कैटर्ड हुई उसको अलग अलग एंगल पे मेजर किया। ठीक है, अलग अलग स्कैटरिंग एंगल पे मेजर किया, तो ये देखा गया जो एक्सरे इंसिडेंट लाइट थी उसकी एक शार्प फिक्स वेवलेंथ थी। मोनोक्रोमेटिक एक्सरे लाइट थी जिसकी एक फिक्स वेवलेंथ थी, सिंगल वेवलेंथ थी। जो स्कैटर्ड लाइट थी उसको अलग अलग एंगल पे मेजर किया, तो उन्होंने देखा भाई जो लाइट है वो जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो तो मिल ही रही है, उसके साथ साथ में एक हायर ऑर्डर की वेवलेंथ की पीक और मिल रही है अलग अलग एंगल पे। वो जो पीक है वो उसमें जो डिफरेंस है दोनों वेवलेंथ का, एक वेवलेंथ हमें लैम्डा मिल ही रही है, इसके साथ एक और वेवलेंथ मिल रही है लैम्डा प्राइम, तो वेवलेंथ में एक शिफ्ट मिल रहा है। और ये जो शिफ्ट है ये अलग अलग एंगल पे इसकी जो शिफ्ट की वैल्यू है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू है, अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू है। मतलब जो डेल्टा लैम्डा है वो स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड कर रहा है, फाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अलग अलग एंगल पे जो हमारे इन दोनों का जो डिफरेंस है वेवलेंथ का, दो वेवलेंथ मिल रही है, एक हायर वेवलेंथ मिल रही है, एक लोअर वेवलेंथ। एक तो जो इंसिडेंट हो रही है वही मिल रही है सेम, इसके अलावा एक हायर वेवलेंथ और मिल रही है। जो हायर वेवलेंथ और जो इंसिडेंट वेवलेंथ, ओरिजिनल वेवलेंथ, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड कर रहा है। स्कैटरिंग एंगल मतलब जिस एंगल पे लाइट स्कैटर्ड हुई, फाई एंगल पे, उस एंगल पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसको क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है, क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती है, जब लाइट किसी भी मटेरियल पे इंसिडेंट होती है, ग्रेफाइट पे इंसिडेंट होगी, तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे, मटेरियल के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। अब जो पार्टिकल है, देखो जब लाइट इंसिडेंट होगी उनकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हुई तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके, तो इलेक्ट्रॉन भी सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, तो ये भी एक एनर्जी को एमिट करेंगे। अब वो जो एनर्जी एमिट होगी, जो लाइट एमिट होगी, जो रेडिएशन एमिट होगी, उनकी वेवलेंथ भी सेम ही होगी जो हमारी इंसिडेंट वेवलेंथ थी। क्लासिकल वेव थ्योरी ये कहती है वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। किसी भी एंगल पे देख लो तुम, कोई भी स्कैटरिंग एंगल पे देख लो, जो लाइट की वेवलेंथ है, जो हमारी एक्सरे वेवलेंथ है, जो इंसिडेंट वेवलेंथ है, वो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी अलग अलग स्कैटरिंग एंगल पे भी। ये क्लासिकल वेव थ्योरी कहती है। लेकिन हमें एक्सपेरिमेंटली कुछ और ही मिला। एक्सपेरिमेंटली क्या मिला हमें, अलग अलग स्कैटरिंग एंगल पे हमें ये जो डिफरेंस है उसमें काफ़ी चेंज मिला। ये डिफरेंस हमेशा जीरो नहीं रहता है, लैम्डा प्राइम और लैम्डा का डिफरेंस है वो अलग अलग रहता है। मतलब एक हायर ऑर्डर की वेवलेंथ भी हमें मिलती है, और हायर ऑर्डर की वेवलेंथ है और जो इंसिडेंट वेवलेंथ है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो स्कैटरिंग एंगल फाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक्सप्लेन किया था कॉम्पटन ने 1923 में, ठीक है, प्लांक हाइपोथेसिस से।
ठीक है, प्लांक हाइपोथेसिस को ही कंसीडर किया गया, लाइट को एक पार्टिकल कंसीडर किया, लाइट को एक फोटोन कंसीडर किया गया, और फोटोन का कोलिजन, देखो इसको एक्सप्लेन किया गया कोलिजन के बेसिस पे, दो पार्टिकल के कोलिजन के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया गया। जो लाइट है ये एक फोटोन है और ये एक पार्टिकल है, और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट पोजीशन पे। जो फोटोन इस पे इंसिडेंट होगा तो वो स्कैटर्ड कर जाएगा किसी एंगल फाई पे, ठीक है, किसी एंगल फाई पे वो स्कैटर्ड कर जाएगा, ठीक, और इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल कर जाएगा किसी एंगल थीटा पे। तो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है दो पार्टिकल के बीच में। तो लाइट को हमने एक पार्टिकल मान लिया, फोटोन पार्टिकल, और एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है जो रेस्ट पोजीशन पे है। फोटोन मूव कर रहा है, ठीक है, मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहा है, कोलाइड करता है, स्कैटर्ड होता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगा, और इलेक्ट्रॉन है और ये देखो ये जो फिनोमिना है बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पे होता है। यदि फोटोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, यदि बहुत ही लो एनर्जी है तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके मटेरियल से बाहर आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी मटेरियल के अंदर ही होगा, इस इलेक्ट्रॉन से ही जो फोटोन है वो स्ट्राइक करेगा, स्कैटर्ड करेगा, ठीक है। तो यदि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है फोटोन की तो जो फोटोन है वो स्कैटर्ड होगा यहाँ पे। तो कॉम्पटन इफेक्ट में जो फोटोन की एनर्जी होती है, हाई एनर्जी फिनोमिना है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है यहाँ पे, हाई एनर्जी फिनोमिना, तभी स्कैटरिंग पॉसिबल है, ठीक है, स्कैटरिंग है वो हाई एनर्जी में पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ। देखो यहाँ पे जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ है, मान लो उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो यहाँ पे फोटोन की एनर्जी है एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि एनर्जी होती है एच म्यू और म्यू होता है सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। और फोटोन का जो मोमेंटम है वो है एच बाई लैम्डा। फोटोन का मोमेंटम एनर्जी एच सी बाई लैम्डा, मोमेंटम एच बाई लैम्डा। जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी मान लेते हैं एच सी प्राइम बाय एच सी बाई लैम्डा प्राइम, और इसका मोमेंटम है एच बाई लैम्डा प्राइम, ठीक है। इसकी वेवलेंथ चेंज हो चुकी है, लैम्डा प्राइम, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी कम होगी, कुछ एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में जा चुकी है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम p है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास m नॉट है, ठीक है। यहाँ पे हम कंजर्व करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करेंगे और एनर्जी को कंजर्व करेंगे, और दोनों वेवलेंथ का हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करते हैं, पहले हम कंजर्व करते हैं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो मोमेंटम दो डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को एक्स मान लो और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना है एच बाय लैम्डा, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम है फोटोन का एच बाय लैम्डा, और फाइनल मोमेंटम क्या है हमारे पास एच बाय लैम्डा प्राइम कोस फाई मोमेंटम, और इसका पी मोमेंटम है तो पी कोस थीटा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से पी कोस थीटा इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा माइनस एच बाय लैम्डा प्राइम कोस फाई। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व किया हमने एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व, वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, फाइनल मोमेंटम क्या है वाई डायरेक्शन में एच बाय लैम्डा प्राइम साइन फाई माइनस पी कोस थीटा इक्वल टू जीरो। इनिशियल मोमेंटम जीरो था, ये फाइनल मोमेंटम है, ये माइनस वाई डायरेक्शन में पी साइन थीटा माइनस डायरेक्शन में, और ये हमारे पास एच बाय लैम्डा प्राइम कोस फाई प्लस वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये पी साइन थीटा आएगा यहाँ पे, पी साइन थीटा इक्वल टू एच बाय लैम्डा प्राइम साइन फाई, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये दो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हम कंजर्व करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके लैम्डा और लैम्डा प्राइम में रिलेशन निकालेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी एच सी बाय लैम्डा प्लस इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो रेस्ट मास एनर्जी होगी एम नॉट सी स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी हमारे पास, फाइनल एनर्जी है एच सी बाय लैम्डा प्राइम
और इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल एनर्जी होगी वो क्या होगी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहा है पी मोमेंटम से और रेस्ट मास एनर्जी भी है, तो ये होगी हमारे पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास एच सी बाई लैम्डा प्राइम एम नॉट सी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ये थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ से हम मोमेंटम की वैल्यू निकाल के पी की यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास लैम्डा और लैम्डा प्राइम में रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि हमें पी मोमेंटम पता नहीं है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के पी की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन से, तो थीटा और फाई में हम वैल्यू निकाल लेंगे ये वाले। ठीक है, यहाँ से थीटा भी इवन कैंसिल हो जाएगा हमारा, थीटा और पी को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो क्या करेंगे हम, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा एच बाई लैम्डा माइनस एच बाई लैम्डा प्राइम कोस फाई होल स्क्वायर प्लस एच बाई लैम्डा प्राइम साइन फाई होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास पी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर बाई लैम्डा प्राइम स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई 2h स्क्वायर लैम्डा लैम्डा प्राइम कोस फाई। ठीक है, प्लस एच स्क्वायर लैम्डा प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो ये साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई ये ऐड हो जाएंगे, लैम्डा लैम्डा प्राइम 2h लिख दिया इसको, लैम्डा लैम्डा प्राइम कोस फाई। ये हमारे पास आ रहा है पी स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये रिलेशन है, यहाँ पे है पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 और ये यहाँ पे टर्म है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन का, इस इक्वेशन को मान लो फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ का यूज़ करेंगे हम, पी को रिमूव करेंगे, इसका होल स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, देखो इसका स्क्वायर करो, इस इक्वेशन का होल स्क्वायर करो, तो ये क्या आएगा एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा प्राइम होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा प्राइम। ठीक है, ये हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर है हमारे पास एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा प्राइम होल स्क्वायर 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे है पी स्क्वायर, तो इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, इन दोनों इक्वेशन को, तो क्या आएगा हमारे पास एच स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा प्राइम स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2h स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा लैम्डा प्राइम कोस फाई इक्वल टू दिस। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसके इक्वेट कर दिया हमने इसको, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। इसको ओपन करो, ये आएगा हमारे पास एच स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा प्राइम स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा लैम्डा प्राइम एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा प्राइम। तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये है कोस फाई। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, हमारे पास यहाँ पे कोई कोस फाई नहीं है हमारे पास। ठीक है, इस टर्म को उधर ले जाओ, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। तो देखो यहाँ क्या होगा हमारे पास अब, टू एच स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा लैम्डा प्राइम कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो 1 माइनस कोस फाई इज इक्वल टू दिस
2m0c² hc लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, एलसीएम ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, c² से c² कैंसिल हो गया, h से एक h कैंसिल हो गया, ठीक है। लैम्डा प्राइम से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा आएगा हमारे पास, एक h बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, h, और यहाँ पे है हमारे पास बाय m0c, m0 बचा, एक c बचा, 1 माइनस कोस फाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, ठीक है। तो ये होगा डेल्टा लैम्डा, h बाय m0c 1 माइनस कोस फाई, फाई है स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, यहाँ पे फाई होगा हमारे पास स्कैटरिंग एंगल, इसे हम कहेंगे कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो h बाय m0c है ये है कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना, कॉम्पटन वेवलेंथ। अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे हम कॉम्पटन वेवलेंथ की, h बाय m0c, इसको लैम्डा c से लिख देते हैं, 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, लैम्डा c की। तो यहाँ पे जो शिफ्ट हमारा कॉम्पटन शिफ्ट है वो फाई पे डिपेंड करता है, यदि फाई की वैल्यू 0 है, फाई की वैल्यू यदि हमारे पास 0 है, कोस फाई 1 होगा, तो शिफ्ट 0 होगा, मतलब वहाँ पे स्कैटरिंग हुई नहीं है, स्कैटरिंग मतलब वहाँ पे फोटोन है जो स्कैटर्ड हुआ ही नहीं है, सीधा निकल गया। फाई की वैल्यू 90 है, मैक्सिमम मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि फोटोन स्कैटर्ड होता है तो हमारा जो वेवलेंथ डिफरेंस होगा वो होगा m0c, m0 है रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होता है 180 पे, तो हमारा जो वेवलेंथ शिफ्ट है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, फाई इक्वल टू 180 पे, तो हमारा जो वेवलेंथ शिफ्ट होगा वो होगा 2h बाय m0c या 0.0484 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, इतना हमारे पास वेवलेंथ शिफ्ट होगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन, तो ये हमारे पास शिफ्ट आ चुकी है, ठीक है। जो फोटोन की वेवलेंथ है उसमें कितना शिफ्ट होगा, वो मैक्सिमम कब होगा, जब फाई एंगल हमारा जो हेड ऑन कोलिजन है, जब फोटोन है टकरा के वापस चला जाएगा, तो मैक्सिमम शिफ्ट होगा हमारा वेवलेंथ में, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, अब काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने से पहले हम एक रिलेशन और फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ रिलेशन है, यहाँ पे ये हमारे पास फोटोन आ रहा था, ठीक है, जिसकी एक एनर्जी थी, फाई एंगल पे स्कैटर्ड हुआ फोटोन, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो थीटा एंगल पे स्कैटर्ड हुआ, रिकॉइल हुआ, ठीक है। तो थीटा और फाई में क्या रिलेशन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो हमें रिलेशन पता है, p साइन थीटा इक्वल टू मोमेंटम कंजर्वेशन किया था हमने, p साइन थीटा इक्वल टू h बाय लैम्डा प्राइम साइन फाई, वाई डायरेक्शन में हमने मोमेंटम कंजर्व किया था, ये इक्वेशन आई थी, p साइन थीटा इक्वल टू h बाय लैम्डा प्राइम साइन फाई। और एक इक्वेशन और क्या थी हमारे पास, p कोस थीटा इक्वल टू h बाय लैम्डा इनिशियल मोमेंटम h बाय लैम्डा माइनस h बाय लैम्डा प्राइम कोस फाई। ये दो इक्वेशन थी हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है थीटा एंड फाई में, तो सेकंड को सेकंड डिवाइड कर दो फर्स्ट से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कोट थीटा इक्वल टू h बाय लैम्डा माइनस h बाय लैम्डा प्राइम कोस फाई h बाय लैम्डा प्राइम साइन फाई, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, h कैंसिल हो जाएगा यहाँ से h बाई लैम्डा प्राइम ही होगा, ठीक है, h कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा कोस फाई अपॉन h कैंसिल हो गया 1 बाय लैम्डा प्राइम साइन फाई, लैम्डा प्राइम से लैम्डा प्राइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा कोस फाई अपॉन लैम्डा साइन फाई, ठीक है। यहाँ से लैम्डा को भी हमें रिमूव करना है, देखो कैसे करेंगे, इसको लिख लेंगे लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा
प्लस लैम्डा, एक लैम्डा ऐड कर दिया, एक लैम्डा माइनस कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस कर दिया, माइनस लैम्डा कोस फाई अपॉन लैम्डा साइन फाई। और हमें रिलेशन पता है लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इजक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाई। लैम्डा सी है यहाँ पे कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा को हम लिख सकते हैं ये लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाई, ठीक है, प्लस लैम्डा कॉमन ले लिया 1 माइनस कोस फाई लैम्डा साइन फाई। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास लैम्डा सी प्लस लैम्डा 1 माइनस कोस फाई, 1 माइनस कोस फाई ये कॉमन ले लिया हमने लैम्डा साइन फाई। तो इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस लैम्डा सी बाई लैम्डा 1 माइनस कोस फाई अपॉन साइन फाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास कोट थीटा। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं 1 माइनस कोस फाई अपॉन साइन फाई 1 माइनस 1 माइनस देखो कोस फाई को लिख देंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2। तो आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस बाहर था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई बाई 2 अपॉन साइन फाई को लिख देंगे 2 साइन फाई बाई 2 कोस फाई बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, tan फाई बाई 2। तो कोट थीटा आएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास जो कोट थीटा आएगा कितना आएगा, कोट थीटा आएगा हमारे पास दोनों में रिलेशन 1 प्लस लैम्डा सी बाई लैम्डा tan फाई बाई 2 ये आएगा हमारे पास, ठीक है। 1 प्लस लैम्डा सी बाई लैम्डा tan फाई बाई 2। अब देखो यहाँ से यदि हमें फाई पता हो तो हम थीटा आराम से फाइंड कर सकते हैं। 1 प्लस लैम्डा सी एच बाई एम नोट सी और लैम्डा है सी बाई म्यू, म्यू होता है सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा है सी बाई म्यू, तो लैम्डा को लिख दिया सी स्क्वायर म्यू tan फाई बाई 2 कोट थीटा। यदि फाई की वैल्यू 0 है तो कोट थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, यहाँ से थीटा आएगा कोट थीटा 0 कब होगा, कोट थीटा की वैल्यू, कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये 0 कब होता है जब कोस थीटा 0, कोस साइन थीटा 0 नहीं हो, ठीक है, कोस थीटा 0, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाएगा हमारे पास। लेकिन जब फाई 0 है तो थीटा होगा हमारे पास पाई बाई 2। जब हमारा फोटोन है वो मिनिमम एंगल पे स्कैटर्ड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम स्कैटरिंग होगी उसमें, इलेक्ट्रॉन में जो स्कैटरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन में जो रिकॉइल होगा वो मैक्सिमम होगा। जब फाई की वैल्यू हमारे पास पाई है, ठीक है, फाई की वैल्यू पाई है तो फाई बाई 2 हमारे पास इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो कोट थीटा इन्फिनेटिव कब होता है जब थीटा हमारे पास कितना हो, देखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू इन्फिनेटिव कब होगा जब हमारे पास ये 0, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0। जब फाई हमारे पास मैक्सिमम है, थीटा हमारे पास मिनिमम है, ठीक है। जब हमारा फोटोन है वो हेड ऑन कोलिजन करेगा तो हमारा जो थीटा है वो 0 रहेगा, ठीक है, रिकॉइल नहीं होगा इसके अंदर, एंड थीटा की वैल्यू 0 होगी, उसी डायरेक्शन में चलेगा। यदि फोटोन आ रहा है इधर वापस रिकॉइल करके इधर ही चला गया तो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, रिकॉइल नहीं करेगा किसी एंगल पे, ठीक है। तो फाई की वैल्यू पाई है तो थीटा की वैल्यू 0 मैक्स, तो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से पाई बाई 2 हो सकती है। इलेक्ट्रॉन है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में रिकॉइल कर सकता है, ठीक है। इस मैक्सिमम एंगल है, थीटा मैक्सिमम कब होगा जब फाई मिनिमम होगा, फाई मिनिमम कितना है 0 और थीटा मैक्सिमम, जब फाई मैक्सिमम में थीटा की वैल्यू मिनिमम 0 होगी। तो 0 से मतलब फाई की वैल्यू है 0 से पाई और थीटा की वैल्यू है 0 से पाई बाई 2। ये हमारे पास रिलेशन है, इसको याद रखना, ठीक है।
अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखो इसमें से क्वेश्चन बन जाता है काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? देखो तो यहाँ पे जो हमारे पास फोटोन आ रहा था उसकी एनर्जी थी एच म्यू, ठीक है, स्कैटर्ड हुआ फाई एंगल पे एच म्यू प्राइम, इलेक्ट्रॉन इधर गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी है मान लो के ई। तो के ई क्या होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी? इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी, तो ये आएगा एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा प्राइम, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ से इसको एच सी कॉमन ले लो, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, लैम्डा प्राइम लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा को हम लिख देंगे जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा क्या होगा? लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाइव, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। लैम्डा प्राइम क्या होगा हमारे पास? लैम्डा प्राइम देखो यहाँ से हम लैम्डा प्राइम को लिख सकते हैं, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा हमें पता है लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाइव, तो लैम्डा प्राइम को हम लिख सकते हैं लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाइव। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? लैम्डा प्राइम की जगह हम पुट कर देंगे लैम्डा प्लस लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाइव, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और फोटोन की इनिशियल एनर्जी, इन दोनों का रेशियो क्या होगा हमारे पास? लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाइव अपॉन लैम्डा प्लस लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाइव। इसको हम ये भी लिख सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाइव प्लस 1, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और ये रेशियो मैक्सिमम कब होगा? ये रेशियो मैक्सिमम कब होगा? जब ये टर्म हमारी मिनिमम हो, ठीक है, ये वाली टर्म हमारी मिनिमम हो। ये मिनिमम कब होगी? जब ये टर्म मैक्सिमम हो 1 माइनस कोस फाइव, और 1 माइनस कोस फाइव मैक्सिमम कब होगा? ठीक है, 1 माइनस कोस फाइव मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा फाइव की वैल्यू पाई हो, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है ना। ये मैक्सिमम कब होगा? जब फाइव की वैल्यू हमारे पास पाई हो, ठीक है, फाइव की वैल्यू पाई हो, तो फाइव की वैल्यू पाई पुट, तो ये क्या आएगा हमारे पास? 1 अपॉन लैम्डा सी इंटू 2 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 बाय लैम्डा प्लस 2 लैम्डा सी, 2 लैम्डा सी अपॉन 2 लैम्डा सी, ठीक है। लैम्डा सी की वैल्यू हमारे पास 2 एच बाय एम नोट सी, लैम्डा प्लस 2 एच बाय एम नोट सी, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो, ठीक है। 2 एच बाय एम नोट सी लैम्डा प्लस 2 एच बाय एम नोट सी, ये रेशियो होगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी और जो फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो मैक्सिमम कब होगा? जब फाइव की वैल्यू पाई है। जब फोटोन है वो हेड ऑन कोलिजन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, और इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगी? इन दोनों का रेशियो मिनिमम कब होगा? देखो रेशियो निकाल लो, चाहिए इसको ई से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगी इलेक्ट्रॉन की? जब हमारे पास ये फाइव की वैल्यू हमारे पास कितनी हो? देखो यहाँ से हमने फॉर्मूला लिखा था ना, ये फाइव की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो हमारे पास? फाइव की वैल्यू हो 0, ठीक है। जब फाइव की वैल्यू 0 हो तब एनर्जी क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो। देखो यहाँ से ये रेशियो क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का और एनर्जी का? ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाइव प्लस 1, ठीक है। और ये हमारे पास मिनिमम कब होगा? जब ये हमारे पास मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये हमारे पास मिनिमम हो, और ये मिनिमम कितना होगा? 0, और ये मिनिमम 0 होगा तो ये इन्फिनिटिव होगा,
ठीक है, ये इन्फिनिटिव होगा, ये इन्फिनिटिव होगा तो ये जीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी लगभग जीरो होगी। जब इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री पे रिकॉइल करेगा तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो लगभग जीरो होगी। ठीक है, और 90 डिग्री पे जब रिकॉइल करता है तो फाई की वैल्यू जीरो होती है। फाई की वैल्यू जीरो होती है तो फोटोन की वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब फोटोन की एनर्जी में लॉस नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी वो भी जीरो है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब फोटोन की एनर्जी में लॉस नहीं हुआ। फोटोन की एनर्जी लॉस ना हुआ मतलब डेल्टा लैम्डा इक्वल टू जीरो, कोई शिफ्ट नहीं है। ये होगा जब इलेक्ट्रॉन हो वो 90 डिग्री पे रिकॉइल करता है, वो वाला केस होगा। ठीक है, बाकी इसमें बाकी और डिस्कस करेंगे, इसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स हम कुछ और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।